वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। इसमें टोटल हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं सोशल साइंस के। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 आधारित था मैकाले का विवरण पर, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 मैकाले का विवरण रिपोर्ट पर आधारित था। 7 मार्च 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो दोस्तों वह अखबार हो जाएगा रुत गफ्तार, ऑप्शन नंबर बी। रस गफ्तार नामक अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टम हिकी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अखबार था जो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी? तो दोस्तों वह अखबार थी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी। अमृत बाजार पत्रिका अखबार वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। इसके संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। तो दोस्तों वह हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो दोस्तों वह साम्राज्य हो जाएगा अवध साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दोस्तों दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि पहले थे विनोबा भावे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के पास स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली सल्तनत के गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो दोस्तों वह आंदोलन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में गांधी द्वारा 1930-34 के बीच चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, किताबुल उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल ब्रूनी की। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन 1798 में डैश के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली का। सहायक गठबंधन 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन जिस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया वह अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 के भारत परिषद एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो दोस्तों वह स्थल हो जाएगा सारनाथ का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारनाथ स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण हो जाएगा फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या करना था। 28 जून 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड का सेराजेवो में हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख थे माओ जेडोंग। चीन में साम्यवादी पार्टी के जनक थे माओ तुंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेलापागोस। गेलापागोस प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के निकट स्थित द्वीप समूह है जो इक्वाडोर के आधिपत्य में आता है। गेलापागोस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कश्मीर की घाटी किसके बीच स्थित है? कश्मीर की घाटी स्थित है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से गुजरती है? तो दोस्तों कोंकण रेलवे गुजरती है गोवा से, महाराष्ट्र तथा केरल से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोंकण रेलवे की लंबाई है 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्व विख्यात है, किस देश में है? गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों के लिए तस्करी के लिए विश्व विख्यात है। यह स्थित है थाईलैंड में, लाओस में तथा म्यांमार में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। गोल्डन त्रिभुज एक
विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है थाईलैंड, म्यांमार एवं लाओस देशों का समूह है। यह तीनों देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर स्थित है उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा क्वींसलैंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड भाग में सवाना जलवायु भी पाई जाती है। सवाना जलवायु को सूडान तुल जलवायु भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है डैश कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह चैनल। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है प्रवाह चैनल कहलाता है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नंगल बांध है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। अगला प्रश्न देखते हैं, फाकलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? फाकलैंड द्वीप स्थित है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? भारत में लौह अयस्क पाया जाता है कुड़पा तथा धारवर क्रम की शैलों में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उच्च अशांत अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उच्च अशांत अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है गुलमर्ग में। गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित एक शहर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा सतना, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं। अयोध्या सरयू नदी पर है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी तट पर जबलपुर अवस्थित है, न कि सतना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? इसमें प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा भारत का कोचीन, विशाखापट्टनम तथा मुंबई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी स्थित है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले प्रसिद्ध है हीरे की खदान के लिए, ऑप्शन नंबर सी। किम्बरले की खान जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूप्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? भूप्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है, जो तत्व इनमें नहीं है वह है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माती परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? जो विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है वह है रक्षा। रक्षा जो कि केंद्र सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के समावेश की संस्तुति की थी? तो दोस्तों वह समिति हो जाएगी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश की संस्तुति की थी। मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किए गए हैं? भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य विभाजित किए गए हैं 3 सूचियों में। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्य केंद्र की शक्तियां एवं कार्य का विभाजन 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। पहला है केंद्र सूची पर, जो कि संसद कानून बनाता है। दूसरा है राज्य सूची पर, विधानसभा कानून बनाता है। तीसरा है समवर्ती सूची में, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 161। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? जो भाग जोड़ा है वह है 9 का ए। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व का स्मारक ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण देने का कार्य करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो दोस्तों वह सदन हो जाएगा आपका लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नियम में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 198 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्थिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है? आर्थिक नियोजन को रखा गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के किसी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कि संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया? तो दोस्तों वह संशोधन था 91वें संशोधन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। संविधान में 12वीं अनुसूची को 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया तथा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज की स्थापना से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित उपबंध है। 9वीं अनुसूची में भूमि अधिनियम एवं विनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर 2006 से। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। अंतर संसदीय संघ ने राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा भारतीय सदन के निम्न सदन होता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले गणेश वासुदेव मावलकर थे।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज सूची में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में। भारतीय संविधान का भाग 4 में कल्याणकारी राज का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 का संबंध नीति निषेध तत्व का उल्लेख है। नीति निषेध तत्व का भारतीय संविधान में समावेश आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निषेध तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस निर्णय में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो दोस्तों वह मामला था केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन नंबर सी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो कि 1973 में आया था। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह संस्था हो जाएगी IRDAI, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इड्डा। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इड्डा बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संगठन है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों गैट का पूर्ण रूप है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। गैट का नाम बदलकर 1 जनवरी 1995 से WTO कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 133, राजकोषीय घाटा का अर्थ है? राजकोषीय घाटा का अर्थ है सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, इसमें उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 श्रेणियों में। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, जिसमें उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 24 नवंबर 2004 किसके द्वारा चलाई गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान की थी वर्ष 2007 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में की गई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी। प्रथम कृषि नीति 2000 में प्रस्तुत की गई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम शिखर सम्मेलन के नाम से। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थ समिट के नाम से। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसार करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिक लागत दृष्टिकोण पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य की निर्धारण नीति अधिक लागत दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति प्रारंभ की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में
व्यापक अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। अगला प्रश्न है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आय के नाम से। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को आय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तु या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु विनिमय के नाम से। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तु या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के समय लगाया जाता है। तो दोस्तों वह कर का नाम है प्रतिभूति लेन देन कर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है जिसे डैश में लागू किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने 1986 में लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान लिया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी में। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्तशासी अंतर सरकारी संगठन है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में आनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में आनुपातिक बचत को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी।